गुड मॉर्निंग। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे आगे असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4। उम्मीद है आप लोग ये प्रॉब्लम कर रहे होंगे। ओके, अभी हम ले रहे हैं असाइनमेंट 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोल रहा है वो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है और उसको 5 बराबर भागों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ऐसे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 5 हिस्सों में इसको हमने जो है काट दिया। ठीक है, तो 10 ओम का है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। 2 ओम ये है, 2 ये है, 2 ये है, और फिर इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैंने बताया था कि अगर हमारे पास समान रेजिस्टेंस है और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R डैश बराबर N इंटू आर। N रेजिस्टेंस है और प्रत्येक की वैल्यू है R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? N इंटू आर। और अगर इन्हें हम पैरेलल में डाल दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R बटे N, है ना। ये चाहे ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। तो R की वैल्यू कितनी है? 2। N कितना है? 5। तो 0.4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 0.4 ओम। ओके, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 15 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो दो रेजिस्टेंस है समांतर क्रम में, फिर वो बोल रहा है इनके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए। मान लिया एक रेजिस्टेंस हमने डाल दिया यहां, ये अज्ञात प्रतिरोध है ना। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 20 ओम हो जाए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में? 20 ओम। तो इसकी आर की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले यहां निकालिए,
Mn के बीच में रेजिस्टेंस, पंद्रह गुणा 30 तो 15 ओम और 30 ओम को अगर हम समांतर क्रम में डालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 10 ओम। अब ये 10 जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में है। आर ए बी बराबर हो गया 10 प्लस आर, ये वैल्यू 20 है। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 ओम होनी चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो असाइनमेंट 3 का तो यू में आस्क। ठीक है बेटा, ओके। चलिए असाइनमेंट 4 के लेते हैं। तो ये जो असाइनमेंट 4 है ये सीट है आपकी लेंजेज लॉ के ऊपर। लेंज का नियम क्या है कि अगर कोई बंद परिपथ है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू अगर हम बदलते हैं तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर बंद परिपथ है तो प्रेरित धारा बहने लगती है। तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण को अपोज करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो असाइनमेंट दिए हुए हैं ना, इनको यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी एंड जो उनके सॉल्यूशन है उनको वहां लिखना, फिर उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कॉइल है हमारे पास, और मैग्नेट को हम इससे दूर लेके जा रहे हैं। तो चूंकि दूर लेके जा रहे हैं तो इस वाली कॉइल का ये वाला एंड तो बनेगा साउथ, है ना। जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। यहाँ पे हम इसको दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट को, तो दूर लेके जाने का मतलब ये है कि इसका ये सिरा जो है नॉर्थ बनेगा, सॉरी साउथ बनेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। और यहाँ इसको हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये वाला जो एंड है ये भी साउथ बनेगा। तो ये वाला एंड तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला एंड इसको रिपेल कर रहा है ना। तो दोनों स्थिति में दोनों कॉइल जो है इसकी मूवमेंट का अपोज कर रही हैं।
तो इसमें ये बनने का साउथ बनने का मतलब ये है कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। और इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो जो R1 रेजिस्टेंस है धारा की दिशा ये होगी Y1 टू X1, ठीक है। और इसके अंदर R2 प्रतिरोध है ना, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित। Y2 टू X2। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो धारा की दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ये सिरा इसका साउथ बनेगा, ये सिरा इसका नॉर्थ बनेगा। यहाँ पे इसका ये सिरा साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ठीक है ना। तो साउथ बनने का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दो हमारे पास लूप है, ये वायर है, वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी यहाँ पे जो करंट है, करंट की वैल्यू घट रही है। तो करंट की वैल्यू घटने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब तार के अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो किधर को होगा, इनसाइड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड। अब चूंकि करंट घट रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B1, ये मैग्नेटिक फील्ड B2, है ना। इसमें दिशा अंदर की तरफ को है, इसमें दिशा बाहर की तरफ को है। करंट की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें धारा उत्पन्न होगी। तो धारा की दिशा ऐसी होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ को कम हो रहा है ना। तो इसमें धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो इसमें करंट की डायरेक्शन होगा ये, और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बाहर को। ठीक है। तो लूप वन के अंदर प्रेरित धारा क्लॉकवाइज का मतलब है वामाव्रत। और लूप टू के अंदर
दक्षिणावर्त। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।